हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर कोई इसमें से इलेक्ट्रिकल का भी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में लगभग 40% आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहा है। ठीक है। तो 40% क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन रखे हैं मैक्सिमम वो आप सबको, यही इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या आपका इलेक्ट्रीशियन का हो या आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खासकर मैंने यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन 2 के लिए रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का मैं क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि हमारे आप आज, जैसे कि उसी क्रम में आज मेरा जो वीडियो चल रहा है, तो उसी क्रम में आज मेरा 21 पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा मैंने 20 पार्ट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे NMRC DMRC या यूपी आर्मिनल TG2 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, के जैसे कि मैं क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, इसके पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए एक फिगर बना हुआ है। इसमें कह रहा था फॉलोइंग फिगर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ठीक है, दिया गया चित्र निम्न में से किस विद्युत मटेरियल को दर्शाता है, ये आपको पहचानना है। जो फिगर बना है ये किसका है। ठीक है दोस्तों, जैसे ऊपर लिखा हुआ कंडक्शन बैंड, नीचे है वैलेंसी बैंड, बीच में दिया है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना दिया हुआ है? एनर्जी गैप दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बीच का एनर्जी गैप होता है? वो होता है इंसुलेटर के बीच का। किसके बीच का होता है? तो इंसुलेटर के बीच का। तो हम ऑप्शन नंबर देखते हैं अगर इंसुलेटर है कि नहीं। ठीक है, तो ये नीचे देखते हैं ऑप्शन में कंडक्टर दिया हुआ है। कंडक्टर हम जानते हैं दोस्तों, कंडक्टर में क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है। अगर मेरा कंडक्टर होता तो ऐसे क्या होता, कंडक्टर में ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो कंडक्टर तो हमारा है नहीं। इसके अलावा अगर हमारा सेमी कंडक्टर होता तो सेमी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी गैप होता है सेमी कंडक्टर का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है? इंसुलेटर का। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंसुलेटर का है, कुछ अलग का ये फिगर था। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी मटेरियल विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। वह पदार्थ जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो निम्न प्रतिरोध रखता है कहलाता है। ठीक है, इंडक्टर होगा हमारा, इंसुलेटर होगा, या सेमी कंडक्टर होगा, या कंडक्टर होगा। तो दोस्तों ठीक है, इंसुलेटर में, ठीक है, इंसुलेटर जो होता है हमारा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वो कुछ अलग तरह व्यवहार करता है। अर्धचालक जो होता है उसमें बहुत लो होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम, ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाता है? कंडक्टर, जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको देखना है। ठीक है, टू इंक्रीज दी वोल्टेज आउटपुट सेवरल सेल्स आर कनेक्टेड इन। किसी सेलों के संयोजन में आउटपुट वोल्टता में वृद्धि होती है, तब संयोजन किस प्रकार का होगा? ठीक है, कोई सेल हैं जब उनके आउटपुट वोल्टेज में जो वृद्धि मिल रही है, ठीक है, तो उनका संयोजन किस क्रम में उनको जोड़ा जाता है कि उसके सेल के वोल्टेज में वृद्धि होती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ पैरेलल में जोड़ते हैं तब वृद्धि होती है, या सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं तब होती है, या रेजोनेंस में होता है तब, या सीरीज में होता है तब। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज समान होता है, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो सीरीज में जोड़ते हैं तभी सेलों के आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि होती है। जो हमारे सेल होते हैं, इन सेलों को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं तभी इनके वोल्टेज में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है, कॉपर का बना होता है, स्टील का बना होता है, कार्बन का बना होता है, या नाइक्रोम बना होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको पहचान रखना है, क्या होता है इसका? नाइक्रोम होता है। जो हीटर का एलिमेंट होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू कंडक्टर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, यदि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगा? दो चालक हैं जिनमें समान दिशा में
धारा जा रही है तो उसमें क्या होगा, कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर, एक चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। कंडक्टर आर इन रेजोनेंस, चालकों में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या ऑप्शन नंबर डी में यह है, दोनों चालकों के बीच बोलता बढ़ती है, ठीक है। दोस्तों अगर दो कंडक्टर हैं हमारे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, करंट का प्रवाह होता है जब सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर यही विपरीत दिशा में डायरेक्शन होता, ठीक है, क्या करते हैं, वो रिपल करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब दो कंडक्टर हैं सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मटेरियल इज सेड टू हैव बिकम सुपर कंडक्टर व्हेन, एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। कोई मटेरियल है उसमें क्या हो जाता है कि जब वो अति चालक बन जाता है, मतलब सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स निगेटिव, प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होता है। इट्स रेजिस्टेंस बिकम वेरी स्मॉल, प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, ठीक है, प्रतिरोध होगा। इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, प्रतिरोध जीरो होगा। दोस्तों कोई मटेरियल तभी सुपर कंडक्टर बनता है जब उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रतिरोध का मान शून्य होगा तब वह सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर की चालकता बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। तो उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस का क्या होता है, जीरो होता है सुपर कंडक्टर का, ठीक है। फार्मूला है या उसकी डिफिनीशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सुपर कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम, मतलब जीरो होता है। उसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंडक्टिविटी इज द हाईएस्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चालकता सर्वाधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। किस पदार्थ की चालकता सबसे अधिक होती है, डाइलेक्ट्रिक की, सेमीकंडक्टर की, या मेटल की, या इंसुलेटर की, ठीक है। तो किसकी चालकता सबसे अधिक होती है, तो चालकता सबसे अधिक किसकी होगी दोस्तों, मेटल की, ठीक है। जो हमारे मेटल होते हैं उनकी चालकता सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज मेजर्ड इन, ठीक है, किसी बैटरी की क्षमता मापी जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में मिला है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यूपी आर्मी में मिल भी सकता है, ठीक है। कह रहा है किसी बैटरी की क्षमता मापी जाती है, वाट में मापी जाएगी, या वाट आवर में मापी जाएगी, या एम्पियर में मापी जाएगी, या एम्पियर आवर में मापी जाएगी। तो दोस्तों जो वोल्टेज मापने की जो क्षमता है, ठीक है, इसमें नापी जाती है वो बैटरी की एम्पियर आवर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, एम्पियर आवर, ठीक है। और इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योर मेटल जनरली है, समानता शुद्ध धातुओं में डॉट डॉट होता है। जो हमारा प्योर मेटल होती है उसमें क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या लो कंडक्टिविटी एंड जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या लो कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दोस्तों जानते हैं अगर प्योर मेटल की बात करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। हमने मेटल में बताया था उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है क्या होता है, पीटीसी बोले होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो उसकी जो मतलब जो इसकी लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो इसकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा क्या हो जाएगा, लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। 100 मीटर लंबी एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.1 mm² है तथा प्रतिरोधकता दी गई है इसकी 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। उसका प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पहले सोचना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला इसका दोस्तों एक ही है, सिंपल सा फार्मूला, R = होता है क्या, ρ × L/E। तो रो हमारी क्या होती है, रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता से बोलते हैं, यल हमारा लंबाई होता है, ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इसमें दिया हुआ है हमें, ठीक है, लंबाई दिया हुआ है यल = 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें रजिस्टिविटी रो = दी गई है 50 × 10⁸ ओम 10⁻⁸ ओम मीटर। दोस्तों सारी चीज़ें मीटर में दी हुई हैं, लेकिन हमारा जो एरिया दिया हुआ है वो 0.1 mm² दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
0.1 mm स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 0.1 mm स्क्वायर। तो अगर इसको mm में मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है, हो जाएगा कितना, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1000 हो जाएगा, तो इसका 10⁻³ हम 0.1 इंटू 10⁻³ का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू 10⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 होगा, ठीक है दोस्तों। कि 1 mm बराबर जो होगा हो जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 को रखेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखते हैं R इक्वल टू, ठीक है, रो का मान दिया हुआ है हमें 50 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। यल का मान दिया हुआ है 100, हमने ए का मान निकाला अभी 1 इंटू 0.1 इंटू, अगर पॉइंट को हटा दें दोस्तों तो एक पावर इधर और बढ़ जाएगा, ठीक है। हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे तो एक पावर इधर हो जाएगी, 10⁻6 के स्थान पर 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अब 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 कट जाएगा, यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 मतलब 0.1 होता है, तो उससे एक पॉइंट हमारा और कट जाएगा, तो हमारा R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 ओम, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, अगर फार्मूले आपको याद हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा है 500 वाला, 500 ओम का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होता तो इसी तरह के हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधक में शक्ति क्षति व्यक्त की जाती है, पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस का फार्मूला आपको बताना है, इसमें कौन सा होगा। दोस्तों पावर के 3 फार्मूले होते हैं, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, ठीक है। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है I और R, I इंटू आर होता है, ठीक है। तो हम इसी को चेंज करके हम इसके फार्मूले बनाते हैं। अगर V के स्थान पे अगर हम IR रख दें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा I²R, ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, ठीक है। अब हम I के स्थान पे अगर हम रख दें V/R, I से अगर यहाँ ले लें तो V/R आ जाएगा इक्वल टू I। तो I के स्थान पे अगर हम V/R रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा V²/R, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम V के स्थान पे हम रख दें, ठीक है, I²R हो गया VI V²/R। दोस्तों 3 फार्मूले हो गए, इसी में हमको देखना है कौन सा फार्मूला सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए मिल रहा है हमें ये वाला, P इक्वल टू मिल रहा है V²/R। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं पावर केस में। ये तीनों फार्मूलों पर न्यूमेरिकल पूछता है, कोई 2 क्वांटिटी दी रहेगी, तीसरी क्वांटिटी आपको ज्ञात करना रहेगा। तो जो दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों UPRBL में आपको 2, 4, 6 न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको 7 से 8 न्यूमेरिकल आपको दिए हैं, सिंपल न्यूमेरिकल दिए हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है UPRBL का तो मेरे चैनल में चले जाइएगा, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, जो कि 150 क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में बनाया है। 40 मिनट का वीडियो है, तो आप उसे अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो आप स्पीड बढ़ा के 1.5 कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा जल्दी से। आपका 40 मिनट का है तो आप करीब जो है उसे आप 15 से 20 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, पूरा पेपर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह से आता है। इसके अलावा मैंने कट ऑफ भी बनाई है दोस्तों, पिछली बार UPRBL में जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, 2016 में। तो कट ऑफ भी मैंने बनाई है, ठीक है। तो उस कट ऑफ को भी आप देख सकते हो, हमारे चैनल में जाके आपको मिल जाएगा। UPRBL की कट ऑफ कितनी गई थी, इंस्ट्रूमेंट की, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, सबकी मैंने कट ऑफ बना कर रखी है। और कितना इस बार जाने की संभावना है वो भी आप एक अनुमान के तहत देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेकेलाइट होता है, ठीक है। जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट क्या है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या उच्च प्रतिरोधी चालक है या निम्न प्रतिरोधी चालक है। तो बेकेलाइट क्या होता है दोस्तों, बेकेलाइट एक इंसुलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है मटेरियल पर, एरिया पर, लेंथ पर या ऑल ऑफ दीज पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर लोग ऑल ऑफ दीज मार देते हैं,
क्योंकि कहाँ से मारते हैं वो एच मार देते हैं इसी फार्मूले से, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ई। तो यहाँ अगर रेजिस्टिविटी देखते हैं तो इस पर भी डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है। तो लोग ऑप्शन नंबर डी मार्क चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ना तो रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, ना लंबाई पर निर्भर करती है, ना आपकी एरिया पर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी ओनली निर्भर करती है आपके मटेरियल पर। ठीक है, जो वायर की प्रतिरोधकता होती है वो निर्भर करती है सिर्फ मटेरियल पर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ओनली मटेरियल पर निर्भर करती है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पॉइंट फ्रॉम ऑफ ओम लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। ठीक है, ओम के लॉ को हम किस रूप से प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जे इक्वल टू सिग्मा पानी, ऑप्शन नंबर बी में है जे इक्वल टू सिग्मा ही, ऑप्शन नंबर सी में है जे इक्वल टू ई अपान सिग्मा, ऑप्शन नंबर डी में है जे इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर पानी। दोस्तों ओम का लॉ जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जे इक्वल टू सिग्मा आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको रट के रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली से पूछ लिया जाता है। नॉइज इन रजिस्टर इन मेजर्ड इन, प्रतिरोध में शोर को मापते हैं। जो प्रतिरोध में जो नॉइज होती है, नॉइज को हम किस में मापते हैं? पार्ट पर मिलियन में, या माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट में, या माइक्रो ओम प्रति ओम में, या डेसीबल में। दोस्तों जो नॉइज होती है, नॉइज को हमेशा किस में मापा जाता है? डेसीबल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप ओनली इसे 2 सेकेंड में लगा लेंगे। ठीक है, कह रहा दे 3 वायर हैविंग कंडक्टेंस 2, 3 and 6 mho respectively are connected in parallel in a circuit. The equivalent resistance in the circuit will be। ठीक है, यदि 3 तारों की चालकता दी गई है दोस्तों, चालकता मतलब कंडक्टेंस दिया हुआ है 2, 3 and 6 mho, और वह समांतर में संयोजित किए गए। जो कंडक्टेंस है वो समांतर में संयोजित हैं, तो परिपथ जो बनेगा, जो सर्किट बनेगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हम दोस्तों देखते हैं पहले की चालकता होती क्या है। ठीक है, आर इक्वल टू होता है 1 अपान जी। जी हमारी क्या है? कंडक्टेंस है। जिसका जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का विलोम होता है। ठीक है, आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान जी। इसे हमें ज्ञात करना है कि कंडक्टेंस हमारा क्या है, वो सीरीज में है और कंडक्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हुए हैं। दोस्तों अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे कैसे होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम कंडक्टेंस जी को हम सीरीज में ऐड करते हैं तो हमारे पैरेलल की तरह जुड़ता है, 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। लेकिन इसे हम पैरेलल की तरह अगर ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन हम कंडक्टेंस को हम पैरेलल की तरह जोड़ेंगे, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है ना दोस्तों। जब जस्ट इसका उल्टा है तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो सीरीज की तरह जुड़ जाएगा। जी इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया अभी ना, क्यों? क्योंकि R इक्वल टू क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, सेम उल्टा है। तो अगर R को हम सीरीज की तरह जोड़ेंगे, कंडक्टेंस हमारा पैरेलल की तरह जुड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल की तरह जोड़ेंगे, कंडक्टेंस हमारा सीरीज की तरह जुड़ेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि तीनों वायर जो है समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो समांतर क्रम में संयोजित हैं 2, 3 and 6 महो। ठीक है, कितना है? क्योंकि कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है उसका ओम का उल्टा महो होता है। तो जी इक्वल टू हमारा हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3। तो वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 2 11, 11 ओम आ गया, 11 महो आ गया। ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस है महो आएगा। तो 11 महो आ गया, जी इक्वल टू 11 महो आ गया। लेकिन हमको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो आर इक्वल टू क्या होता है? 1/G होता है। यहाँ रखेंगे 1/11 महो, तो ऊपर उल्टा हो जाएगा तो ओम आ जाएगा। तो 1/11 ओम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन दिया दोस्तों, अगर फार्मूले आपको याद है तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों अभी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द डायमीटर डी ऑफ ए कंडक्टर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस आर विल बी रिड्यूस्ड टू। यदि एक चालक का व्यास डी को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आर घटकर डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है,
बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हम जानते हैं कि क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपान ए। ए इसका फार्मूला होता है, ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो यहाँ दोस्तों ओनली वो व्यास की बात कर रहा है, तो व्यास किस में आता है, एरिया में आता है। तो हम इसे भी कॉमन पड़ जाएगा, ये भी कॉमन है, तो दो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हम छोड़ देते हैं, जो हमको दिया है उसी को लेके ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। ठीक है, 1/a हो गया। तो हम जानते हैं कि एरिया में आर इक्वल टू त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है d/2, व्यास का आधा होती है। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, πd²/4, या लिख सकते हैं a इक्वल टू 4πd²। ठीक है, 4πd², इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको यहीं पे रखते हैं, a इक्वल टू यही रखते हैं। ठीक है, πd²/4, इसको ले चल के हम उस फार्मूले में रखते हैं। ठीक है, हमारा r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा 1/πd²/4। तो ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा r इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, r इक्वल टू मिल जाएगा 4/πd²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये हमारा R1 है, R1 मान लो या R मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं हम व्यास को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तब। ठीक है, अगर हम d को 2 गुना करते हैं तो हमारा r जो, फिर अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 2d/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ओनली d हो जाएगा। तो जब इसकी हम एरिया निकालेंगे a2, एरिया हमारा a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, πd² आ जाएगा। ठीक है, अब πd²। ठीक है, पहले देख लीजिए r इक्वल टू में क्या मिला था, r इक्वल टू मिला था हमें 4/πd², ये क्वेश्चन फर्स्ट थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ये r था, ये R1 हो गया। तो R1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ठीक है, 1/πd²। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर हम 2 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, R1/r इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 वैल्यू हमें क्या मिली है, R1 वैल्यू मिली है 1/πd²। ठीक है, 1/πd², और उसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 4/πd²। तो πd² से πd² कट गया, तो हमको मिल गया क्या, R1 इक्वल टू 1/4 इंटू r। मतलब कितना रिड्यूस हो रहा है दोस्तों, जो हमारा नया रेजिस्टेंस है और r रेजिस्टेंस का 1/4। ठीक है, तो 1/4 हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको आसानी से ऐसे निकालते हैं। तो आप जितना मैं आपको समझा रहा था इसको थोड़ा टाइम लगा, नहीं से ओनली जो है आप 30 से 35 सेकंड में आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना, जो चीज़ चेंज करने के लिए कह रहा हूँ ओनली उसी को लेकर चलते हैं। अगर यही इसी में हम आपको रो भी लिए होते, यल भी लिए होते, तो उसे बाद में काटना थोड़ा टाइम लग जाता। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता कहीं, तो इसीलिए इसको पहले से हटा दे रहे हैं, तो इसलिए आसानी से जो है हो गया। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 1/4 r। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसी क्रम देखते हैं अगला। दोस्तों कह रहा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट लैंप हैज ए वर्क रेजिस्टेंस ऑफ, एक 220 वोल्ट 100 वाट के लैंप का कार्यात्मक प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू दिया हुआ है 100 वाट। ठीक है, और V इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट। मैंने अभी आपसे कह रहा था कि आपको याद रखना है, 2 चीज़ दिया रहेगा, एक तीसरी चीज़ याद करना है, पावर के फार्मूले में। तो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें कौन से फार्मूले लगाना है, ये आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं तो आसानी से लग सकता है। तो इसमें दोस्तों में क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस याद करना है, तो एक ही चीज़ का फार्मूला है P इक्वल टू V²/r। अगर इसी फार्मूले को हम लगाएं तो आसानी से हमारा न्यूमेरिकल लग सकता है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों P इक्वल टू V²/r। ठीक है, तो P हमारा दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। तो ठीक है, V को दिया हुआ हमारा 220 वोल्ट। तो V का मान अगर हम रखते हैं 220 का स्क्वायर करते हैं, और ठीक है 220 का स्क्वायर/r,
ठीक है। पीक मान 100 है, 220 का स्क्वायर करेंगे तो 484, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 प्लस 0 है, डबल 0 हो जाएगा अपान आर। पीक मान 100 है तो यहीं से लेते हैं, आर इधर ले लेते हैं, पी इधर कर लेते हैं। तुम्हारा कितना हो जाएगा 48400 अपान 00, क्योंकि पीक मान 100 वाट है ना, तो पी इधर नीचे आ गया, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा। तुम्हारा आर इक्वल टू कितना बच रहा है, सिर्फ 484। आर इक्वल टू कितना बचा 484, तो आर इक्वल टू आ गया हमारा 484 ओम। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 484 ओम। ठीक है, इसको दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपको यूपी आरबीएल और इसरो में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं ना, तो आप हर कैंडिडेट से आप 4 से 5 नंबर प्लस में रहेंगे, वो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग न्यूमेरिकल छोड़ के चले जाते हैं, तो वहीं से आप कहीं आपका 1 नंबर से रुक रहा होगा, कहीं आपका 0.5 में रुक रहा होगा। ठीक है, वही अगर आप न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज एज। संधारित्र की प्रतिघात बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर उसका प्रतिघात हमें इंक्रीज करना है तो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे, या एसी आवृत्ति बढ़ाने पर, या सप्लाई वोल्टेज घटाने पर, या एसी आवृत्ति घटाने पर। तो क्या होगा दोस्तों, पहले इसका प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। तो संधारित्र के प्रतिघात फार्मूला एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, ये हमारा होता है प्रतिघात का फार्मूला। ठीक है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम बढ़ाएं या घटाएं जिससे हमारा प्रतिघात इंक्रीज हो जाए। सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर यहाँ वोल्टेज कोई प्रभाव नहीं है। क्या एसी आवृत्ति बढ़ाने पर, अगर हमारा देखो यहाँ आवृत्ति का संबंध है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज घटाने पर कोई संबंध नहीं है, आवृत्ति घटाने पर। दोस्तों देखिए, अब ओनली हमें रिलेशन किसका मिला, फ्रीक्वेंसी और एक्सी के बीच का रिलेशन मिला है, तो इसी रिलेशन को लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो हमको कौन सा रिलेशन मिला, इस ऑप्शन से हमको एक चीज़ मिला, वो भी क्या, फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, अब इसको आपको समझना है कि अगर हमको एक्सी को हमको इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर इसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मेन यही समझना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एक्सी इक्वल टू, अगर एक्सी क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एक्सी का मान हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। संधारित्र का प्रतिघात हमारा क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, हमारा एक्सी हमारा बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है वो, एक्सी को बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो एक्सी को बढ़ाने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है दोस्तों, फार्मूले से आप आसानी से कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा कि एसी फ्रीक्वेंसी को घटाने पर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू यूज्ड 400 वाट ऑफ पावर फॉर 3 हर्स तो यू हैव यूज्ड। ठीक है, मतलब 40 वाट की पावर को 30 घंटे तक उपयोग करने पर कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी। तो ऊर्जा खपत निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला उसका ही होता है। ठीक है, 400 वाट हो जाएगा इंटू 30। अगर दोस्तों उसमें दिन दिया होता तो दिन का भी मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन दिन का दिया नहीं हुआ, बटे 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये एनर्जी निकालने का फार्मूला है। ठीक है, यूनिट निकालने का। ठीक है, तो इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 4 3 12, तो कितना हो गया हमारा 12 किलोवाट आवर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 12 किलोवाट आवर। तो यूनिट निकालने का दोस्तों या एनर्जी निकालने का 1-2 न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेंगे यूपीआरबीएल में। तो उसका फार्मूला यही है, यूनिट बराबर आप लिख लीजिए वाट इंटू आवर इंटू टाइम। ठीक है, बटे 1000, इसी से मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग दे देते हैं तो हमारा यूनिट निकल जाती है। यूनिट मतलब एनर्जी निकल जाती है, कितना एनर्जी खपत होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध का उल्टा या समानुपाती होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस, रिएक्टेंस या रिलक्टेंस या परमिटिविटी, जिसे बोलते हैं परवेश्यता। ठीक है, तो उसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, हमने वही बताया था, इसके पहले भी न्यूमेरिकल लगा चुका हूँ उस पर।
तो किसके होती है, कंडक्टेंस की। तो ऑप्शन नंबर जी ए, R इक्वल टू 1/G। ठीक है, उल्टा या समानुपाती किसके होता है, जी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती का आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसी क्रम देखते हैं अगला। निम्न में से किसकी सबसे अधिक प्रतिरोधकता है, माइका की, पैराफिन की, हवा की या खनिज तेल की। तो प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों, माइका की रजिस्टिविटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसी क्रम देखते हैं। What is the applied voltage in a circuit in which 5 ampere 0.5 ampere is following and 10 watt is generated। किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा और 10 वाट की शक्ति अगर जनरेट हो रही है तो सप्लाई वोल्टता क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है पावर दी गई है, पी इक्वल टू दिया हुआ है 10 वाट, और पूछ रहा है हमसे कि वोल्टेज कितना होगा। तो आपको कौन से फार्मूला लगाना है, मालूम हो गया होगा। पी इक्वल टू वी आई के फार्मूले से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं इसे पी इक्वल टू वी आई से। पी हमें दिया हुआ है 10 वाट, आई इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 और वी हमें ज्ञात करना है। इस पॉइंट को हटाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट करेंगे 20 आ जाएगा। तो वी इक्वल टू कितना हो गया, 20 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वी इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल से न्यूमेरिकल से पूछता है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल आनी चाहिए। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ए रजिस्टर सडनली डिक्रीजेज इन वैल्यूज व्हाट विल बी हैपन टू द करंट थ्रू द रजिस्टर। यदि प्रतिरोध का मान अचानक घटता है तब परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, अगर रजिस्टेंस का मान अचानक से घट जाता है धारा का मान क्या होगा। जानते हैं क्या होता है, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आर। ठीक है, मतलब कि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की। ठीक है, अगर रजिस्टेंस का मान डायरेक्टली अगर घटेगा, ठीक है, अगर आर का मान घटेगा तो धारा का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जस्टिस के उल्टा है। अगर अचानक रजिस्टेंस का मान घटता है धारा का मान हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन निकाल के आप आसानी से दोस्तों सवाल को कर सकते हो, जिससे कि रिलेशन के थ्रू अगर आप ऑप्शन का आंसर दोगे तभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following circuit configuration has the same amount of voltage drop across each of its component। निम्नलिखित में से किस परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पैरेलल में, ऑप्शन नंबर बी में है सीरीज पैरेलल, या सी में है सीरीज में, या डी है कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज ड्रॉप किसमें सेम होता है दोस्तों, समांतर में। ठीक है, अगर समांतर में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, करंट सीरीज में सेम होती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं, अभी बस 2-4 क्वेश्चन बचे हैं बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन और हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा क्या है, 3 एलिमेंट हैविंग कंडक्टेंस G1 G2 एंड G3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड कंडक्टेंस विल बी। दोस्तों कंडक्टेंस पूछ रहा है, तीन चालकत्व तो हमारे समानांतर में है, संयोजित किया गया है, तो तीनों चालकत्व का संयोजन क्या होगा। जब समांतर में दोस्तों मैंने बताया था कि आर इक्वल टू क्या होता है, 1/G। ठीक है, तो रजिस्टेंस का विलोम होता है हमारा कंडक्टेंस। तो वही पूछ रहा है कि कंडक्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो हमने बताया था अभी जस्ट, अगर हम रजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर रजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो R इक्वल टू 1/R इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, इसका विलोम होता है। तो अगर इसका विलोम होता है तो क्या हो जाएगा, वो सीरीज तरह जुड़ जाएगा। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा कंडक्टेंस का। किसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के अलावा देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक यूजेटी में पीएन जंक्शन कितने होते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कमेंट में आंसर दिया था। ठीक है, तो जो लोग आंसर नहीं दे रहे दोस्तों अभी देने का प्रयास करें। ठीक है, कमेंट में सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करें। ठीक है, तो मैंने पूछा था इसमें कि एक यूजेटी में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो यूजेटी के फुल फॉर्म से पता चल जाता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसे, जिसमें ओनली 1 संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 1 पीएन संधि। ठीक है, तो इसी क्रम दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन, दी बेसिक हार्टले ऑक्सीलेटर यूजेज। दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है, मूल हार्टले दोलक में प्रयुक्त होता है 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर, या ए सेंटर टैप्ड इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर, या 2 कैपेसिटर
या ट्रिकल क्वाइल। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट में ऑप्शन दीजिएगा, हम वेट करेंगे आपको कौन कौन देता है। ठीक है, जो लोग कमेंट में ऑप्शन करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके क्या होते हैं कि अगर आप कमेंट में आंसर देते हैं तो क्वेश्चन आपको कोई भूलता नहीं है। ठीक है, तो आप प्रयास करें कमेंट में आंसर देने का, तो ये आपका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।